हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम चैप्टर सेकंड हमारा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, उसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड इट्स आर्मी एज द सिपाही आर्मी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी जो उसकी आर्मी थी उसको क्या कहती थी? सिपाही आर्मी कहा जाता था। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, जो इंडियन वर्ड है सिपाही से इसको लिया गया सिपाही आर्मी, मीनिंग यानी सोल्जर। सिपाही का मतलब क्या होता है? सिपाही का मतलब होता है सोल्जर। While the Mughal army was given training in archery, तीरंदाजी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। ठीक है, जो मुग़ल आर्मी थी, मुग़लों की जो फोर्स थी उसको ट्रेंड किया जाता था तीरंदाजी में और तलवारबाजी में। ठीक है ना, तलवार चलाने की जो कला होती है उसमें, तीर चलाने की कला उसमें जो है मुग़ल आर्मी को ट्रेंड किया गया था। एंड द ब्रिटिश सोल्जर वर आर्म्ड विद मास्केट। ठीक है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो किससे लैस थे? आधुनिक जो हथियार थे उनसे लैस थे, जैसे मास्केट। मास्केट क्या होता है? ए हैवी गन यूज्ड बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स। जो पैदल सैनिक चलते हैं उन वो जो है उस हैवी गन को यूज़ करते हैं। एंड मैचलॉक, मैचलॉक क्या है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय ए मैच स्टिक। तो ये एक तरह की गन है जिसके अंदर जो पाउडर होता है उसको मैच स्टिक से क्या करते थे? जलाते थे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्मीज वर, अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो मैचलॉक और मस्केट जैसे जो हथियार थे उनसे लैस थे, जबकि जो मुग़ल आर्मी थी वो जो है तीरंदाजी और तलवारबाजी में वो निपुण थे। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है कि मुग़ल आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो मुग़ल आर्मी है दैट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, यानी जो सवार्स होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं। ठीक है, एंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, और घुड़सवार होते हैं। एंड इन्फेंट्री दैट इज़ द पैदल सोल्जर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मोस्टली उसमें कौन से थे? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होते हैं जो पैदल सैनिक चलते हैं, और कैवलरी होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। सेकंड देखिए, मुगल्स आर्मी मोर इम्पोर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री। तो कैवलरी को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे देन द इन्फेंट्री, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इन्फेंट्री देन कैवलरी, पैदल सैनिकों को ज़्यादा महत्व देते थे। मुग़ल आर्मी मेनली ट्रेंड इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड। तो जो मुग़ल आर्मी थे वो ट्रेंड थे किसमें? तीरंदाजी में, यानी जिसको हम आर्चरी कहते हैं, एंड तलवारबाजी में। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वो मेनली ट्रेंड किस में थी? गन फायर फाइट में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मुग़ल आर्मी ये नॉन प्रोफेशनल आर्मी थी। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट एट रूरल एरियाज एंड द लोकल जमींदार ओफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। तो जो पीजेंट है, किसान हैं, लोकल जमींदार हैं, वो जो है क्या करते थे उसमें लार्ज, अगर सैनिकों की कमी पड़ती तो जो पीजेंट है, किसान है, वो भी क्या हो जाते थे? सैनिक हो जाते थे। क्लियर। तो यानी यहाँ पर जो जमींदार हैं वो उनको पैदल सैनिक जो है, पैदल सोल्जर एक तरह से उनको भेजते थे, जिसको गांव में जैसे लोग हैं अगर उनको काम की ज़रूरत है तो वो जो है इस तरह से मुग़ल सेना में भर्ती हो जाते थे, यानी ये जो है अनट्रेंड थे। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें सारे जो है वो कैसे थे? ट्रेंड थे। सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर प्रोफेशनल। तो इसमें वो लोग कैसे थे? उन लोगों को प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रोफेशनल थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, in order to develop military culture, soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो एक मिलिट्री कल्चर, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को अपनाना चाहते थे। यूरोपियन स्टाइल से उनको ट्रेनिंग देते थे और डिसिप्लिन से उनको जो है रेगुलेट उनको करते थे। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए वो कई बार कास्ट और कम्युनिटी
उनकी जो फीलिंग्स हैं कास्ट और कम्युनिटी को लेकर उसको भी ताक पर रख देते थे। और ये चीज़ हमने कब देखी, 1857 का जो हमारा रिवोल्ट हुआ उसमें देखी कि किस तरह से जो उनके पास कारतूस होते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी उन्होंने मिलाई हुई थी। और जो इंडियन लोग थे वो रिलीजन को बहुत मानते थे। और इसका जो है मेन कारण फिर क्या रहा कि 1857 के रिवोल्ट में सैनिक भी उनके विरुद्ध हो गए थे। कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज़। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो केवल अपने आप को सोल्जर माने और जो जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे उसकी रिस्पेक्ट ना करें। दे कैन ईजिली बी फेल्ट बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट देखिए, दस समराइजिंग द चैप्टर। अब अगर हम कंप्लीट चैप्टर को समराइज करें, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं that the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है एक ट्रेडिंग कंपनी से यानी एक व्यापार करने के लिए आई कंपनी से किस में चेंज हो गई, वो एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। ठीक है, जिसका अधिकार जो है भारत के ऊपर हो गया धीरे धीरे। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process। अब न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में, जिससे कि जो स्टीम टेक्नोलॉजी क्या थी, भाप का इंजन जब आया तो उससे क्या हुआ, उससे और भी ज़्यादा जो है उनकी पावर वो बढ़ गई। दैट टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी। उससे पहले क्या था कि इंडिया में आने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने ट्रैवल करना पड़ता था। स्टीमशिप रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, अनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब जो स्टीमशिप थे, जो भाप के इंजन थे, उनसे क्या हुआ, वो जर्नी जो 6 से 8 महीने की थी वो जो है कम होकर लगभग 3 जो है वीक की रह गई। और इससे जो ब्रिटिश के जो परिवार थे जो इंग्लैंड में बसे हुए थे दूर दराज के क्षेत्रों से, वो भी आकर जो है इंडिया में रहने लग गई। एंड और इस तरह से और भी ज़्यादा जो है सैनिक भी मंगवा लिए गए। सो बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और 1857 आते आते उन्होंने लगभग जो है 63% हिस्से पर उनका पूरी तरह से डायरेक्ट रूल हो चुका था और 78% पॉपुलेशन पर वो अपना कब्जा कर चुके थे। Combined with its direct influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company has virtually the whole of India under its control। So इस तरह जो है बाकी जो पॉपुलेशन, बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था उसके ऊपर उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पूरा था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से केवल व्यापार करने के लिए आई ब्रिटिश कंपनी वो पूरी तरह से मालिक जो है इंडिया में वो बन बैठी और पूरा साम्राज्य उन्होंने यहाँ पे अपना बसा लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 by 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। तो आपको 2 डिफरेंस बताने हैं मुगल आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के बीच में। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही अच्छे से आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे देखिए 4 जो है डिफरेंसेस दिए गए हैं जिनके आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी 2 डिफरेंस जो है वो आप पे लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर पीपल ऑफ इंडिया वर्क एज द सोल्जर्स इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। कि लोग जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में एज ए सोल्जर काम क्यों करते थे। एक तो बच्चों लोग जो है उनके पास कमाने का साधन नहीं था, तो और जो ब्रिटिश कंपनी है वो उनको अर्निंग देती थी, ठीक है, पैसे देती थी, इसीलिए लोग जो है काम करने लगते थे। दूसरा, कुछ लोग करते थे कंपनी के अंदर की बातें जानने के लिए सेना में जो है ताकि अपने देश को आज़ाद करा सकें, कुछ लोग इस भावना से काम करते थे। क्लियर, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो फर्स्ट क्या रहेगा, दे वर फोर्स टू वर्क इन द कंपनी। उनको फोर्स किया जाता था कंपनी में काम करने के लिए क्योंकि ब्रिटिश कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका था। सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे, दे वर वर्किंग टू नो द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए भी काम करते थे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वर मस्केट्स एंड मैचलॉक।
मस्केट्स और मैचलॉक क्या है, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि मस्केट्स क्या होते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, आप इसके अंदर हेडिंग डालिए मस्केट्स, फिर उसके सामने लिख दीजिए ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, जो पैदल सैनिक लेके चलते थे उसको मस्केट्स कहते हैं। एंड मैचलॉक एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय अ मैच स्टिक। ठीक है, तो मैच स्टिक से जिसमें पाउडर जो को इग्नाइट किया जाता था उसको हम क्या कहते हैं, मैचलॉक कहते हैं। तो यहाँ से ये वाला आंसर जो है आप कंप्लीट इसका लिख देंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।